So good evening, friends. Welcome to this new series that is called the Chakra Personality series of interviews. So every day I will be interviewing one person who has a dominant chakra in their personality, the chakra that rules their mind, body, and psychology, and it is very dominant and very active according to what we can easily observe. So today we will be starting with the Mooladhara chakra, the first chakra that is also called root chakra. मूलाधार चक्र जो है वो कुंडलिनी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. गणपति इसके इष्ट हैं और इस पर्सनालिटी टाइप के लिए मैंने आज चुना है शकुंतला जी को, जो कि बिल्कुल आप जब उनसे मिलेंगे और बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका रूट चक्र कितना स्ट्रॉन्ग है और कैसे वो यहाँ तक पहुंची. इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. शकुंतला जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी. शी इज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काम, grounded personality, and she is a renowned astrologer और प्रेजेंटली वो ऑकल्ट साइंसेस में और इंडियन वैदिक कल्चर के ऊपर बहुत सारा काम करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं. शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, past life regression therapist. She lives in Jaipur and she's a very good friend of mine. It's a very strong personality, and from the this healing world is not incorporated in her personality right from the beginning. तो वो पहले कंप्यूटर टीचर थी और 22 साल उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया. तो टेक्नोलॉजी से एकदम वैदिक साइंसेस के ऊपर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये आपकी जर्नी थी. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ शकुंतला. वेलकम. Thank you so much, Swati ji, for inviting me to this wonderful show. आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. और अभी अभी जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे नहीं पता इतना मैं हूँ या नहीं, लेकिन ये आपकी this proves you are so grounded. आपने मेरा सच कर दिया कि ओके, आई हैव चोजन द राइट पर्सनालिटी. ये आपकी आंखों की सुंदरता है. इंसान किसी चित्र में कोई सुंदरता देखता है तो वो चित्र के साथ साथ उस देखने वाले की आंखों की सुंदरता है. कि किसी तरह से ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इस काबिल समझ. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. तो बताइए कैसे आपकी कंप्यूटर से यहाँ तक की जर्नी. हाँ, कंप्यूटर में मैंने काफी साल, लगभग 22 साल तक मैंने कंप्यूटर टीचिंग की है. डेफिनेटली वो एक टोटली टेक्निकल लाइन है, लेकिन मेरी शुरू के सर्विस के 6-7 साल के अंदर ही एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि ऐसे ही किसी, मेरे को ज्यादा शौक नहीं था एस्ट्रोलॉजर से मिलने का, लेकिन एक बार किसी लेडी एस्ट्रोलॉजर से मिली और उसने मुझे बोला तुम्हारी ये जॉब जाएगी. ये ऐसी जॉब थी जहां मैं 5 साल से स्टेबल थी. मैं जो नए रिक्रूट करते थे उन लोगों का इंटरव्यूज लेती थी. तो ये कुछ सोचने वाली बात नहीं थी कि ऐसी मेरी कोई जॉब मैं छोड़ सकती हूँ. तो उन्होंने बोला आप नहीं छोड़ोगे तो आपको कोई निकाल देगा. मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक विदिन 1 मंथ हो गया. तो मुझे समझ में आया कि ये एस्ट्रोलॉजी भी, मैं बहुत ही ज्यादा कर्मा बिलीवर रही हूँ, हालांकि आज भी हूँ, लेकिन उस दिन मुझे ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी भी कुछ तो विद्या है, कुछ तो साइंस है. तब से इंटरेस्ट था लेकिन मौका नहीं मिला. मौका मुझे काफी बाद में 2005 में, उसके लगभग 7-8 साल बाद मुझे इसको पढ़ने का चांस मिला. तो मैंने इंडिया की एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है आईकास, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस,
वहाँ से मैंने पूरा 2 इयर्स का कोर्स किया। ये साइड बाय साइड मेरे जॉब के मैंने किया। जब ये क्लासेस संडेज को लगती थी तो मंडे टू सैटरडे मेरा स्कूल में टीचिंग रहता था, लेकिन संडे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए जाती थी। वाह! और So, Shakuntala the root chakra, मूलाधार जो है, it is all about इसकी जो पर्सनालिटी होती है ये बहुत जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं। इनका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या भोग जो दुनिया का है उसमें बहुत ज्यादा मन नहीं लिप्त रहता है। गणपति के ऊपर बहुत ध्यान रहता है, तो विद्या और बुद्धि की तरफ बहुत ध्यान रहता है इनका, और बहुत ही रूटेड रहते हैं अपने कल्चर के प्रति। तो आप हमेशा से ही ऐसी हैं, मतलब बचपन से ही आपको ऐसा लगता है कि ये सारे गुण, बीइंग सो काम, सो ग्राउंडेड, ये सब आपके अंदर हमेशा से हैं, या आपने इन सब चीजों को अपने अंदर निहित किया है, इनवाइट किया है? नहीं, सारे गुण हमेशा से नहीं थे, हमेशा से नहीं थे। इनफैक्ट क्योंकि मेरा स्कूल में टीचिंग का जॉब रहा था, और कभी-कभी तो मैं मिडिल स्कूल को भी टीच करती थी। एंड 9 टू 12th के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना, टीच करना बहुत आसान है। बट ये जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 6 टू 8 के, इनको टीच करना बहुत डिफिकल्ट। Okay. सबसे ज़्यादा नॉटी बच्चे इसी में होते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग, और थोड़ा देख के थोड़ा ऐसे, तो आई यूज्ड टू बी स्ट्रांग पर्सनालिटी। और ऐसा नहीं है कि क्लास को कंट्रोल करने के लिए जितना भी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चाहिए, वैसी भी थी मुझ में। तो और आप कभी गुस्सा भी करते थे अपने स्टूडेंट्स पे? यस, बिल्कुल करते, बिल्कुल करते। आपको देख के लगता नहीं है आज? ये अब ये टाइम का फर्क है, बहुत समय से बहुत चेंजेस आए। ऐसा हुआ कि एक वक्त था, देखिए रिलीजियस मैं बचपन से थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मैं आई हूँ लगभग 2009 में, तकरीबन 12 साल हो गए। जब मेरे को मौका मिला एक प्राणिक हीलिंग का कोई कोर्स करने का, जिससे क्या हुआ, मुझे एनर्जी वर्ड के बारे में थोड़ा कुछ समझ में आया। तो उसके 2 महीने बाद में उनका एक कोर्स होता है, वो था क्रिया शक्ति का एक कोर्स। वो जब हमने किया तो उसमें एक कंडीशन उन्होंने लगा दी कि आपको मेडिटेशन करना है, 90 डेज तक मेडिटेशन करना है। तो डेली? मैं किया मैंने, ठीक है। मतलब कि शुरू में 10-15 दिन किया। उन दिनों क्या है, मुझे बहुत सिर दर्द रहता था, तो सिर में कुछ-कुछ चल रहा है। लेकिन 15 दिन के बाद में धीरे-धीरे हेडेक में मेरे कमी आने लगी। तो धीरे-धीरे इन प्रैक्टिसेस को भी मैं समझने लगी, ठीक है। तो एनर्जी वर्ड से उस समय मेरा थोड़ा-थोड़ा वास्ता होने लगा। फिर 2010 में भी 1-2 ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करी। तो जो जो वर्ड होता है ना कंपैशन, उसका मीनिंग समझ में आने लगा। और धीरे-धीरे कई बार आपको देख के चेंजेस आते हैं। तो धीरे-धीरे मेरे जो मैं स्टूडेंट्स की तरफ इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, धीरे-धीरे मेरे मेरे में थोड़े चेंजेस आने लगे, और स्लोली स्लोली ये डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है एकदम से हो गया हो। फिर उसके काफी साल बाद, तकरीबन 7 साल पहले, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी, और जब हम ये थेरेपी दूसरों पे करने लगे हैं, वो तो आप भी बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हो, आपने भी उन्हीं टीचर से सीखा है जिनसे मैंने सीखा है। जी। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि इसमें आपको कितना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना पड़ता है, कूल एंड कामनेस आप में बनी रहनी पड़ती है। तो ये सब चीजें, ये धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे कामनेस आती गई। अदरवाइज शुरू से बिल्कुल नहीं थी। ये मेडिटेशन करने से, थोड़ी अच्छी बुक्स पढ़ने से, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स रीड करने से, इन तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो आपने अपने ऊपर काफी वर्क किया है।
वी कैन हाँ, से। काफ़ी काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा ना आता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है हमारा इंटरैक्शन तब हुआ है, जब मैं कोई अपना इंटरेस्ट का काम कर रही हूँ, मैं अपना पैशनेट काम कर रही हूँ। देखिए, लेकिन हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, तब तो अगर कुछ परेशानी ज़्यादा है, जैसे घर में ही रिलेटिव को कोविड हो गया है, तो फिर तो ये कामनेस में थोड़ी कमी आ जाती है। अ, ये बहुत अच्छी बात है, कामनेस में कमी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को वापस काम मोड में लेकर आते हैं। वो कैसे करते हैं? वो जादू बताइए। कुछ तो आप तब भी करते हैं ना, जो इतना ये माहौल ही पूरा इतना डिस्टर्बिंग चल रहा है, कोविड का समय इतना डिस्टर्बिंग है कि हमें तो बहुत मेंटली स्ट्रांग रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आती है कि मन में धक्का लगता है, स्ट्रेस होता है। और आपके घर पे भी कोविड हुआ, तो यस, कैसे आपने अपने आप को उस समय ग्राउंडेड और काम रखा? देखिए, जब इंसान को सब तरीके से मार पड़ती है ना, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ अ, वो सरेंडर करता है या जहाँ उसे शरण मिलती है ना, वो भगवान के चरण। तो ऐसे में मैं भगवान की भक्ति वैसे तो बचपन से ही कर रही थी, लेकिन अ, भक्ति भावना और बढ़ जाती है, क्योंकि ले दे के आप देखिए, कोविड जैसी बीमारी में भी जब वो भी किसी घर के मेंबर को हो जाए, तो सच्ची में आप अपने होशो-हवास भी खो देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता आपको नज़र आता है, वो है भगवान। और अगर हम सच्चे मन से याद करें, तो डेफ़िनेटली वो हमारी मदद करते हैं। तो इस समय में ज़्यादा पूजा-पाठ, ज़्यादा मंत्र जप, क्योंकि जैसे-जैसे घर में समस्या आती है या कोई बीमार है, तो इमीडिएटली मेरे मंत्र जप की मालाएँ बढ़ जाती हैं और वो करना ही होता है। और वही एक चीज़ है जो हमको भी काम रख सकती है, और वही एक चीज़ है जो हमारे रिलेटिव्स को हील कर सकती है। और आपने तो लोगों का भी कितना भला किया। मैंने देखा है कि धन्वंतरी मंत्र आपने सबको दिया, जी, वैदिक मंत्र की जो क्लास आपने लगाई, उससे ना सिर्फ आपने अपने आप को स्पिरिचुअली जोड़ करके रखा, बल्कि बहुत सारे लोगों को भी आपने अपने साथ खड़ा रहने के लिए और उनको संबल देने में आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। देखिए, ये भगवान की कृपा ही मैं आपको बताऊँगी। पिछले कुछ सालों से मेरे को काफ़ी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, तो रेमेडीज़ के बारे में मुझे काफ़ी ज्ञान है। थोड़ी नॉलेज मुझे अच्छी मिल गई है। तो ऐसे ही जब मेरी कोई फ्रेंड ने पूछा, उनको कोई समस्या थी, उससे रिलेटेड मैंने उनको मंत्र बताया और उन्होंने चैंटिंग की। उनको 1 दिन में रिज़ल्ट मिल रहे हैं। धन्वंतरी मंत्र के लोगों को 1 दिन में रिज़ल्ट मिल रहे हैं। किसी को गुरु गायत्री मंत्र अकॉर्डिंग टू उनकी नीड मैंने उनको सजेस्ट किया। लोगों को इमीडिएटली रिलीफ मिल रहा है, उनको रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो फिर एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम ये वैदिक मंत्र की क्लास ही ऑर्गेनाइज कर लेती हो। तब मैंने मेरा सारा जितना भी मंत्रों से रिलेटेड और रेमेडी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज था उसको कंपाइल करके और वो एक वैदिक मंत्र की क्लास की थी। हाँ, डेफिनिटली उसको काफ़ी और लोग, उसमें बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ होगा, नेचुरली। हाँ, लोग डेफ़िनेटली हुआ होगा, क्योंकि मंत्र अपने आप में ही ऐसी चीज़ है जो हील भी कर सकती है, पीस ऑफ माइंड भी दे सकती है। और ये हमारे पुराने वैदिक मंत्र हैं, हमारे सारे वेदों में से लिए हुए हैं, कुछ ऋग्वेद में से हैं, कुछ दूसरे वेदों में से हैं, तो डेफ़िनेटली और इनका असर युगों-युगों तक रहा है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई, शकुंतला जी, इसी बात से एक और बात याद आई मुझे। एस्ट्रोलॉजी की हमेशा ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास बढ़ाती है। जो इसमें चले जाते हैं वो पूरी तरह से सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में ही और अपनी दशा और उसके बारे में ही सोचते रह जाते हैं। और आपको मैंने देखा है कि आप हमेशा कहते हो कि
फ्री विल के ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। तो प्लीज बताएं एस्ट्रोलॉजी और इस आपके जो कर्मवादी जो ओपिनियंस है इसके बारे में जी देखिए, जैसा मैंने बोला, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से पहले भी मैं बेसिकली कर्मा बिलीवर थी। एक तो समय ऐसा था जब मैं पहले बिलीव ही नहीं करती थी एस्ट्रोलॉजी में, तो बेसिकली मैं कर्मा बिलीवर हूँ। और अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने पहला संदेश यही दिया है कि कर्म करो। और लिटरली हम में से कोई भी बंदा किसी भी एक क्षण में बिना कर्म करे नहीं रह सकता है। तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं। अगर कोई आलसी बन के लेटा हुआ भी है ना, यकीन मानिए तब भी वो कुछ कर्म कर रहा है। अगर वो सोच रहा है तो अपने मन को यूज कर रहा है, तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं। तो कर्मों पे विश्वास होना चाहिए और केवल भाग्य के भरोसे हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी मदद नहीं कर सकती। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही सुंदर साइंस है, इसको समझना चाहिए। और जैसा मैं सोचती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आगे से कैसे है, स्मूथ है या फिर उबड़ खाबड़। ठीक है, अगर स्मूथ है तो आप अपनी गाड़ी को स्पीडली ले जा सकते हैं। ऑन द अदर वे, जैसे कि बारिश के मौसम में सड़कें थोड़ी खराब हो जाती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो तब हमें हमारी स्पीड स्लो करनी है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल हिंदी वर्ड है या संस्कृत वर्ड है वो है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश। ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर की दिखाई हुई एक रोशनी, एक लाइट है। ईश्वर के वेदों के नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। ठीक है, तो ये एक देखने का एक तरीका है। आप आगे का कुछ हद तक देख सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास होकर बैठ जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। और मैं तो, जब लोग हर चीज का आंसर एस्ट्रोलॉजी में ढूंढने लगते हैं, जब पढ़ने लगते हैं, तो सबको लगता है कि हर चीज का आंसर एस्ट्रोलॉजी में आप नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि जब कोई ट्विन बॉर्न होते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस सेम फैमिली, स्टिल उनका फ्यूचर जो होता है वो अलग अलग होता है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन देयर फ्री विल। भगवान ने कुछ हद तक आपको दिया है, लेकिन आपको कर्मों के में बांधा नहीं है। भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत चीज दी है, वो है फ्री विल। आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय कर सकते हैं, आप अपनी फ्री विल से अपनी डायरेक्शन तय कर सकते हैं। और जैसे कि मिनिमम 10% फ्री विल तो हर बंदे के पास है, कुछ कुछ लोगों के पास उससे ज्यादा भी होती है। तो हमें अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करनी चाहिए। टोटली एस्ट्रोलॉजी पे कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहती जरूर हूँ हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आगे आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए, और उस टूल को जितना हमारी जिंदगी में रोशनी ला सके उतना यूज करना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई फील्ड जो चलने लगती है, फिर उसमें थोड़े से सब तरह के लोग आने लगते हैं। ठीक है, तो लोगों का आंसर भी नहीं पता होते, लेकिन वो आपको आंसर बताएंगे, तो उनको पैसा कमाने के लिए वो सिर्फ डराने का काम करते हैं। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा साढ़े साथी क्या है, ढैया क्या है, कितने लोगों को इसने ले रखा है। इसमें इतना डरने की बात नहीं है। आप अपने सही कर्म करो, जो कुछ दिए हुए होते हैं उपाय रेमेडीज वो करिए, आपको साढ़े साथी भी परेशान नहीं करे। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो साढ़े साथी भी आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर जिंदगी में थोड़ी बहुत मुसीबतें आ रही हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको पता होता है कि ओके दिस टाइम इज नॉट अ गुड टाइम फॉर मी। ठीक है, दैट मीन्स वो जो बारिश का मौसम है, सड़क थोड़ी खराब है, ओके गो स्लो, आपको स्लो चलना। एस्ट्रोलॉजी इज, इसमें करने जैसा कुछ नहीं है।
ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है और आपने उसको विद्या और बुद्धि के साथ जोड़ दिया है कि ज्ञान के साथ किसी भी साइंस को लेकर के आगे चलें तो हम हर चीज को सही तरीके से ये इस्तेमाल कर बहुत सकते हैं। खूबसूरत साइंस है, लेकिन इसको विवेक बुद्धि से हमें अपने विजडम से अप्लाई करना चाहिए। इसी विवेक बुद्धि से ही मुझे याद आया कि आप बुद्धि के देवता गणपति जो मूलाधार के भी इष्ट हैं, उनके बगैर अपनी कोई क्लास, उनके मंत्र के बगैर आप अपनी कोई क्लास, अपना कोई काम शुरू नहीं करती हैं। बहुत मानती हैं, शायद इसीलिए गणपति ने आप पर कृपा कर रखी और आपके मूलाधार को एकदम अच्छा रखा हुआ है। सो बताइए उन ये तो गणपति जी की कृपा ही है। देखिए, अभी ये कोविड टाइम में मैं आपको बताती हूँ, मैं रोज सुबह सुबह दूध लेने जाती हूँ तो मेरी गाड़ी में उस समय जो एफएम बजता है उसमें कुछ न कुछ अच्छे भजन आते रहते हैं। तो एक बार अमिताभ की आवाज में ही वक्रतुंड महाकाय, ये जो गणेश जी का जो मंत्र है, ये चल रहा था। मैं सोची थी इतना बड़ा हीरो होके इतना अच्छे से याद है इनको ये मंत्र, तो हमें भी करना चाहिए। और उसमें एक वर्ड आता है, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। थोड़ी संस्कृत और हिंदी मीडियम होने से ये सब समझ में आता है कि ये गणपति ही ऐसे देवता हैं जो जिनको सबसे पहले पूजा जाता है। कोई भी पूजा में सबसे पहले इनको पूजा करके आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मंत्र है उसका मीनिंग ही है कि निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपके सारे कामों को निर्विघ्न करते हैं, मतलब बिना रुकावट के ये करते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, मेरा जो फर्स्ट ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी का बैच था, मैं चाहती थी गणेश मंत्र से शुरू करना, मगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी बैठी कि मेरा बैच शुरू हुआ, लेकिन मैं वो गणेश मंत्र करना हो नहीं पाया किसी रीजन से। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बैच मेरा सिर्फ एक ही क्लास हो पाई और उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। तो इसलिए जैसे ही मैंने ऑनलाइन बैचेस शुरू करे, मैं सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित करती हूँ, जिससे कि मेरा सारा काम निर्विघ्न हो। और भगवान की दया से हुए भी। नहीं तो ऑनलाइन सब कुछ सेट होना, जिसमें हर किसी का अरेंजमेंट, नेटवर्क पे डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी, हजारों तरह की डिपेंडेंसी है, फिर आपका काम सही तरीके से हो जाए तो उसमें गणेश जी की बहुत कृपा है। लेकिन यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आपने गणेश जी को मूलाधार चक्र से जोड़ा है, ये बात मुझे, मेरा इस मामले में थोड़ी नॉलेज कम है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है। गणपति जो है वो मूलाधार में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, वो जब सुप्त अवस्था, जब सो रही होती है, तो तीन सर्प सांप के आकार में होती है और वो तीन कुंडली लेकर के और छोटे से अपने एक छिद्र में वो सो रही होती है कुंडलिनी, जो शक्ति होती है, और उसकी जो रक्षा कर रहे होते हैं वो गणपति। तो गणपति जो है वो उन्हें मूलाधार का रक्षक कहा जाता है। और यदि जब तक वो प्रसन्न नहीं होते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करके और आपकी भक्ति को देख करके जब वो प्रसन्न होते हैं, तो गणपति की जो असीम ताकत है, जो आम आदमी में नहीं हो सकती है, और कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो गणाधिपति हैं, जो उनकी गजराज की जो पावर है, उसके थ्रू वो हमारी कुंडलिनी को उस सुप्त अवस्था से उठा करके और आगे बढ़ने के लिए, दूसरे स्वादिष्ठान चक्र की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यदि गणपति हमसे प्रसन्न नहीं है, तो हमारी कुंडलिनी जो है वो सुप्त अवस्था में ही रहती है। लेकिन ये नॉलेज मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मुझे नहीं पता। हम तो सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि हाँ, और काम हो रहे हैं, निर्विघ्नम काम हो रहे हैं। इसीलिए तो और उन्होंने आपके रूट चक्र को इतना
मैनेज रखा हुआ है। देखिए आपकी आवाज में ही गंभीरता और धीरज दिखाई देता रहता है, किसी काम में आपको जल्दबाजी नहीं है, आपके अंदर एक अजीब शांति है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शांति जो आपके अंदर है वो एक मैग्नेटिक चार्म करती है क्रिएट, जो इंसान, मैंने बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स को देखा है कि एजिटेटेडली भी पहुंचते हैं, लेकिन आपकी क्लास में जो एक सरलता, एक इजी गोइंग स्पीड रहती है, उसको देख करके धीरे धीरे उनकी भी अंदर की जो एजिटेशन है वो मेलो डाउन होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन आपके जीवन में भी तो उतार चढ़ाव आए होंगे ना शकुंतला जी? आपके जीवन में, जैसा मुझे जितना मालूम है, आपके जन्म के समय आपके ट्विन सिस्टर की डेथ हो गई थी, उसका क्या असर रहा? क्या उसकी वजह से आपके चक्रों पर, मूलाधार पर, आपकी सोच पर कुछ प्रभाव पड़ा जिस पर आपको काम करना पड़ा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं वाकई में हम ट्विन बॉर्न थे। मेरी एक ट्विन सिस्टर थी, लेकिन जन्म के समय ही अ, उसकी डेथ हो गई। मे बी शी वाज स्टिल बॉर्न। तो जैसा कि मुझे बहुत बाद में पता चला, मैं अपने आप को थोड़ा पीछे रखने में बिलीव करती हूँ। कभी भी आगे बढ़ के अपने काम के बारे में बोलना, ये सब मेरा नेचर नहीं रहा। या बिंदास कहीं पे कुछ कमेंट करना, ये सब करना, ये मेरा नेचर था ही नहीं। इनफैक्ट जिंदगी में हमेशा एक अनजानी सी गिल्ट में ही रहती थी। ये सब मुझे मालूम नहीं था। फिर तृप्ति मैम के साथ मेरे एक सेशन हुआ इनर चाइल्ड का। तृप्ति मैम आपकी भी टीचर है और मेरी भी टीचर है। जी फास्ट थेरेपी हमने उन्हीं से सीखी है, जी जी जी। साथ साथ सीखा है, तो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो उन्होंने एक बार इनर चाइल्ड वर्कशॉप की थी और उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी चीज इस मामले को रिजॉल्व करने के बारे में बताई थी। और वो ये था कि मैं कुछ सर्वाइवल गिल्ट कैरी कर रही थी। होता ये है कि जैसे ये कोई बम ब्लास्ट में किसी की डेथ आप देख लो और आप बच जाओ, कोई ना वो ना रहे, तो आप सर्वाइवल गिल्ट कैरी करते हो। ठीक इसी तरह से जन्म के समय जो मेरी बहन मेरे साथ 9 महीने रही और बाद में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं अकेली बड़ी हुई, तो आई वॉज कैरिंग सर्वाइवल गिल्ट। फिर मेरे पे काफी इनर चाइल्ड वर्क किया गया। उसको करने के बाद में मेरे में ये डिफरेंस आया कि वो सर्वाइवल गिल्ट को मैं पीछे छोड़ पाई मैम की मदद से। और उसके बाद में मैं ना बहुत खुल के बोलने लगी और सडनली मुझे लगा मेरे कंधों पे इतना भार था, कोई बोझ जिसके साथ मैं चल रही थी, तो मैं बोझ से हल्की हो गई। एक गिल्ट, अननेसेसरीली का जो गिल्ट मैं कैरी कर रही थी, उसको मैं उससे मैं बाहर आ पाई। और फिर मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बढ़ गया। कहीं पे भी कुछ कमेंट करना है, बोलना है, ये मैं थोड़ा सा बिंदास बोलने लगी। सच पूछो तो इतना ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने से और कंप्यूटर टीचिंग पूरा कंप्यूटर इंग्लिश में ही होता है, वो तो इंग्लिश में ही बोलने से एक हिंदी जैसी लैंग्वेज जो कि मेरी मदर टंग जैसा रहा है, और मेरा स्कूल का मीडियम भी हिंदी ही रहा था, तो मेरे को ऐसे सबके सामने आके बोलने में बड़ी झिझक होती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं बिंदास वाह। है। मुझे कोई इंग्लिश या हिंदी का फर्क नहीं पड़ता है। माना कि सब इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे भी रहे होंगे ना, तो भी मैं हिंदी में बिंदास अपनी बात रख दी। तो अब वैसे झिझक नहीं रही, कोई गिल्ट नहीं रही। अगर हम एक्सेप्टेबल, मतलब हम तैयार है, रिसीविंग मोड में है ना, तो हमको एक ब्यूटीफुल मैसेज कहीं से भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। ये ये जो एक बुक भी है, कॉन्वर्सेशन विद गॉड, इसकी दो तीन सीरीज है, नील डोनाल्ड वॉच की बुक है। उसमें वही कि ये कहते हैं गॉड इज टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। यस। डिफरेंस है, अब उनको सुनने वाला कोई होना चाहिए। और भगवान ऐसे नहीं आपको आके ऐसे दर्शन देंगे और तभी बोलेंगे। वो किसी गाने की एक लाइन में बोल सकते हैं, किसी बच्चे के मुंह से बोल सकते हैं, वो मैसेज आएगा, आपको सुनना है।
That reminds me, मैंने एक बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था किसी मैगजीन के लिए, आई एम फॉरगेटिंग, पिक अप द फोन, गॉड मस्ट बी कॉलिंग। वो भी यही थीम के ऊपर था कि गॉड आपको फोन, आपको कोई ना कोई संदेशा कहीं ना कहीं से दे रहा है, बट आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हो, आप ले रहे हो कि नहीं? आज आप वही बात बोल रहे हो। ब्यूटीफुल। नहीं, ये बहुत ही सच बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे महाभारत पहले भी देखा होगा, जब 11th-12th क्लास में थे तब आया था। आप जब देख रहे थे तो फर्क था, ठीक है। इन दिनों क्या है, खूब हाउस होल्ड काम करके फ्री होके ही बैठ के हम महाभारत देख रहे थे। उसमें क्या देखती हूँ, पांचों पांडव द्रौपदी के साथ किसी दूसरे राजा के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। खुद द्रौपदी जो इतने बड़े उसकी मालकिन थी, साम्राज्य महारानी, हाँ साम्राज्य की महारानी थी, वो किसी दूसरी महारानी की ब्यूटिशियन बनी हुई है, इमेजिन। और सम्राट युधिष्ठिर है जो क्लर्क का काम कर रहे हैं। इसी तरह से पांचों पांडव अलग 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 अलग, भीम रसोईया बना हुआ था, और सब काम कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार, ये राजा होके दूसरों के यहाँ नौकर का काम कर रहे हैं, तो हम ना तो महाराजा हैं ना कहीं के राजा हैं, ठीक है। और हम अगर अपने ही घर का काम कर रहे काम हैं करो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये मेरे को रूटेड होने के लिए अपने घर के काम में मजे से, अब तो मैं खुशी खुशी काम करती थी, एक चेहरे मतलब देखिए, ज्ञान पे ज्ञान के लिए आपने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, कहीं से भी मिल सकता है ज्ञान, कहीं से भी लाइफ में लाया जा सकता है, आप रिसेप्टिव होने चाहिए। यस, दैट्स द करेक्ट वर्ड। हमको रिसेप्टिव होंगे तो भगवान हमको हर समय कुछ न कुछ हिंट्स दे रहे हैं, बस हमको सुनना है। तो ये एक अच्छा कोविड टाइम में रहा कि शुरू में खूब महाभारत देखा, वो फिनिश हुआ तो विष्णु पुराण देखा। और विष्णु पुराण में कुछ शुरू में ऐसे इंसिडेंट्स थे जो मेरी एस्ट्रोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करते थे। जैसे शुरू में शुक्राचार्य और राहु की दोस्ती दिखाई, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें बहुत क्लियर दिखता है कि कैसे शुक्र और राहु दोस्त हैं। तो इस तरीके से पता नहीं कैसे भगवान देना चाहते हैं, हर चीज में कुछ न कुछ मैसेजेस मिलते गए। और उसके अलावा भी कोविड टाइम में जब हाँ कोर्सेज अटेंड करे, तृप्ति मैम का कोर्स अटेंड किया, टीए का कोर्स अटेंड किया, और उसमें आप लोगों को विजुअली देख पाए, और इतने फ्रेंड्स बन गए, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद में काफी लर्निंग हुई। आपने वो श्री यंत्रा की क्लास ली थी तो आपसे श्री यंत्रा भी सीखा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज तक उसे प्रैक्टिस करती हूँ डेली। पूजा पाठ पूजा में मेरा वो श्री यंत्र की पूजा भी इंक्लूडेड है। उसके बाद 1 महीने बाद खुद के एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेज डिजाइन करे, बैचेस डिजाइन करे, और बेसिक के काफी बैचेस ले लिए। उसके बाद में लगा कि नहीं और होना चाहिए, तो वैदिक मंत्र की क्लास ली। फिर कहीं से टैरो कार्ड सीखने को मिला, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी और ये सब आती थी लेकिन टैरो नहीं आता था, वो भी सीख गए हैं। और अब एस्ट्रोलॉजी में उसको मिक्स करके अप्लाई करके यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। उसके अलावा फिर बेसिक कोर्स काफी हो गया तो सबने बोला भी, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में एडवांस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया जो अभी अभी फिनिश हुआ है, जिसको भी सभी स्टूडेंट ने बहुत सराहा है। और इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि साल भर पहले जिन स्टूडेंट्स को एक एस्ट्रोलॉजी का, एक होरोस्कोप का चार्ट बनाना तक नहीं आता था, अब उनको बोले तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में न केवल चार्ट बना के उसमें करंट ट्रांजिट के प्लैनेट्स बैठा के इवेंट्स को सपोर्टिंग वो शो कर रहे थे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल विद्या और स्पिरिचुअलिज्म में पूरे समय बिजी रखा, न्यूज नहीं सुनी, और कोविड में अपने आप को बिल्कुल मस्त रखा, नए दोस्त, नई चीजें सीखी, खूब सिखाया,
हाँ, That was और a positive attitude. और बीच में ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत हैक्टिक भी हो जाता है सब कुछ करते करते, तो बीच में ब्रेक लेने के लिए कुछ बुक्स भी पढ़ी। जैसे मेरी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये कई सालों से मेरे पास पेंडिंग पड़ी है रैक में पड़ी है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, समय नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी में कुछ फ्रेंड्स ने ऐसे एनकरेज किया और फिर तो कंपटीशन में ही पढ़ने लगे, तो 1 महीना दे के पूरा उसको पढ़ा, उससे भी काफी समझ आई। तो इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स। अच्छा, उसके अलावा एक भगवत गीता का भी हमारा चल रहा है, एक क्लास हमारी एवरी ट्यूसडे होती है, उसको वीकली सुनने से भी बहुत फायदा मिलता है, रूटेड होने में फायदा मिलता है। भगवत गीता कहती है कर्म कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो, फल पे मत जाओ, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। और भी कुछ भगवत गीता के कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब आपने रूट चक्र के लिए मुझे चूज किया है, तो इसमें भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल आता है। इसमें ये कहा गया है कि इसके 3rd चैप्टर में ही एक 27 नंबर का श्लोक है, उसमें भी यही कहा गया है कि अपने आप को कर्ता मत समझो, अपने आप को डूअर मत समझो। एक्चुअली हाँ, सारी जगह हम जाएंगे तो लोग बाग यही कहते हुए मिलते हैं, ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जी जी। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और खासकर ये वाला श्लोक, और इसी श्लोक में एक चीज बाद में 18 चैप्टर में भी रिपीट हुई कि हमको अपने आप को कर्ता पन का घमंड नहीं होना चाहिए। इससे ईगो आती है, इससे प्राइड आता है, और एक्चुअली हम कुछ करता नहीं है, हम माध्यम, करवाने वाला ईश्वर है, फल उन्हीं के हाथ में है। हम अपने पॉजिटिव सरेंडर से जब कोई काम करेंगे तो अपने आप से अच्छा फल आएगा। और इसमें एक जैसे कामनेस की बात आप करते, तो कामनेस इसी चीज से मिलती है। हम क्यों परेशान रहते हैं? अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं, जी जुट के, ठीक है, कर्मा पार्ट इज गुड, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, कभी कभी उसके अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम परेशान, मन परेशान हो जाता। तो फल, जब जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना, फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, और इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मन में बहुत कामनेस आ जाती है, मन में बहुत शांति आ जाती है। और जैसे ही आप में कर्तापन का एहसास नहीं रहा, आपको समझ में आ गया कि भगवान ही हमारे थ्रू करवा रहे हैं, तो ईगो साइड हो जाती है, और धीरे धीरे आप में ह्यूमिलिटी भी आ जाती ठहराव आता चला है, जाता। हो जाती रूट चक्र का या मूलाधार का एक और गुण होता है जो गणपति का भी स्वरूप है, दैट इज पवित्रता, या बच्चों जैसी जागरूकता, या बच्चों जैसी इनोसेंस। ये भी गणपति के और मूलाधार चक्र के स्वरूप है। और आपकी बातें सुन करके लग रहा है कि आप में बहुत स्पिरिचुअल जागरूकता है, और वो इनोसेंस से आप सब चीजों को सीखते चले जा रहे हैं, ना किसी चीज का घमंड। गीता भी, विष्णु पुराण, तो बहुत मतलब आपका रास्ता ही आपको ले जा रहा है उस तरफ। और हर आदमी यदि सोचे मेरे हिसाब से और प्लान करे, तो अपनी लाइफ में इस तरीके से किसी भी परिस्थिति के दौरान वो ठहराव ला सकता है, किसी भी दौरान वो अपने मूलाधार को गणपति से जोड़कर, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के, कर्म से जोड़ करके अपने आप को वो बैलेंस्ड और एनर्जी को एक्टिवेटेड रख सकता है। आपकी पूरी बातें सुनकर के मुझे ये लग रहा है कि यदि आदमी चाहे तो बहुत कुछ अपने जीवन में, बहुत सारे रंग बदल सकता है, जैसा वो चाहे वैसे रंग भर सकता है। आपने सारे रंग ही इतने सुंदर चुने, जो आपने जो गुलदस्ता बनाया है, थोड़ा सा महाभारत, थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी, सुंदर सुंदर बुक, सुंदर सुंदर नॉलेज को जिस तरीके से आपने इकट्ठा किया है,
तो रिजल्ट आपके अंदर जो ग्राउंडिंग एंड कामनेस जो आज के डेट में और खास तौर पे कोविड टाइम में सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो आप में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब वही आपका सबसे बड़ा चार्म है कि ऐसा लगता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये इंसान इतना शांत क्यों है। अब हमें पता चल रहा है कि इस शांति के पीछे बहुत सारा विजडम और बहुत सारा राइट एक्टिविटी, राइट एटीट्यूड है। मैं चाहूंगी कि आप और बताएं मेडिटेशन के बारे में। हमने इस दौरान बहुत कुछ सोचा कि कोविड टाइम्स में लोगों को मेडिटेशन से भी हेल्प होनी चाहिए। मैंने तो एक फ्राइडे मेडिटेशन एक चैनल चला रखा है जिसमें कि फ्री मेडिटेशन हम करते हैं। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं? व्हाट इज योर मेडिटेशन स्टाइल एंड मंत्र? अब देखिए, पूछे तो इन दिनों मैं मेडिटेशन में बहुत रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझती हूँ। और जैसा मैंने बताया, जब फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ एनर्जी वर्ड से 2009 में, जब मैंने एक प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने बोला 90 दिन तक मेडिटेशन करो, मिनिमम 3 मंथ्स तक, तो मैंने बड़ा रिलीजियसली किया। 15 दिन थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बाद क्योंकि मेडिटेशन के बारे में एक होता है कि जब हम शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं तो ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस बढ़ती है, ज्यादा हमारे अंदर एजिटेशन बढ़ता है। यस, एक्चुअली तब मेरे को बहुत सिर दर्द रहा करता था। सिर दर्द होता भी है, स्ट्रेस अगर हम ज्यादा लेंगे तो सिर दर्द होगा। तो फिर मेरे सिर में ऐसे कुछ न कुछ चलता हुआ, ऐसे एनर्जी घूम रही है, ऐसा कुछ महसूस हुआ था 15 दिन तक। तो जैसा कि उस कोर्स में हमें बताया गया था कि हमारे मन मस्तिष्क में जन्मों जन्मों की गंदगी भरी पड़ी, वो क्लींस होगी, उसकी सफाई होने में 90 दिन लग, इसीलिए कंटिन्यूटी इज सो इम्पोर्टेंट। यस, तो इसलिए उन्होंने 90 डेज का मुझे दिया। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना बिजी, मेरा स्कूल का शेड्यूल होता था, टाइट होता था। कभी कभी आप मॉर्निंग स्कूल की शिफ्ट देख के आए हैं, देन इवनिंग में कोई एनुअल फंक्शन है, वहां पे कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में तो बहुत जरूरत होती है, बैकड्रॉप चलाने, ये सब काम थे। तो मैं घर आई हूँ, घर में मेरे पास 1 घंटा मुश्किल से है। तो पहले के टाइम में मैं लेट जाती थी, लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन सीखा, मुझे पता है मेरे पास 20 मिनट्स का टाइम है जिसमें मेरे को मेडिटेशन कर लेना है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये रेगुलर प्रैक्टिस से भी हुआ। शुरू के 15 दिन थोड़े मुश्किल थे, 3 महीने तक, और फिर मैंने कोई 3 महीने तक कंटिन्यू नहीं किया उसको, मैं आगे 6 मंथ्स तक कंटिन्यू मैंने रखा। 20 मिनट में मुझे इतनी एनर्जी आ जाती थी, जैसे कि एक चाय पीने से आती, जैसे कि किसी को एक नैप लेने से आती है, उससे भी ज्यादा एनर्जी मिल रही थी। जब मैं उस एनर्जी को फील कर रही थी, तो मैंने फर्स्ट हाफ में जो काम किया है 1 दिन के, अब मैं उस मेडिटेशन को करके सेकेंड हाफ में काम करने के लिए रेडी थी। और ऐसा कई बार हुआ, तो मेरे को इम्पोर्टेंट समझ में आ रही थी। तो 2009 2010 अच्छा मेरा मेडिटेशन में गया। आप अपने आप को रिचार्ज कर लेते थे दोबारा काम यस, करके। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही करेक्ट वर्ड यूज किया। जिस तरह से मोबाइल यूज कर करके इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जी। नेक्स्ट डे आपको यूज करने के लिए इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। सिमिलरली हमको हमारी माइंड को, वैसे तो रात को सोने से भी हमारा थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, तो वो काफी शांति मिल जाती है। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलती, वो रात को भी सोचते रहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उससे भी नहीं मिलती, तो मेडिटेशन इज द मस्ट, इसको करना चाहिए। और इसके भी देखिए अलग अलग लेवल है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो खुद थेरेपिस्ट हैं। और जब हम थेरेपी में आए, तो आपको पता है, जब हम 3-3 घंटे की सेशन करते हैं, इट्स लाइक अ मेडिटेशन ओनली, वेरी डीप मेडिटेशन। एंड इट्स अ मेडिटेशन नॉट ओनली फॉर द पर्सन जिसकी थेरेपी हो रही है, फिर हमारा अपना भी मेडिटेशन, बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद भी एक ट्रांस में होते हैं। तो धीरे उस धीरे, वक्त समय का पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटे यस, निकल गए। एग्जैक्टली खुद जो जिनकी थेरेपी हो रही होती है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको
उठता है उसको लगता है अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ। हाँ जी। मैं उनको बोलती हूँ आप ज़रा घड़ी की तरफ देखिए, एंड दे विल बी लाइक सरप्राइज़, ओह! 2.5 घंटे, 3 घंटे, हाँ, पता ही नहीं चलता। तो ये तो अभी बढ़ते गए मेडिटेशन, लेकिन बीच-बीच में जैसे ऐसा नहीं कि मैं फिर 1.5 साल बाद में मैं कुछ बीमार हुई थी, बेड रिडन थी, तो फिर मेरा मेडिटेशन छूट गया था। तो इतनी रिलीजियस नहीं थी, बीच-बीच में मेरा ऑन ऑफ होता रहा है। फिर एक सेल्फ हेल्प बहुत बुक पढ़ी थी मैंने, रुज़बेन भरूचा की, जो साईं बाबा के बारे में थी, फ़कीर। फिर फ़कीर का सेकंड पार्ट, देन एक और बुक आई उनकी, रब्दा। ये तो मेरे सामने ही रहती है। इसका हिंदी, इंग्लिश दोनों वर्ज़न है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल सामने ही रहती है। अरे वाह! तो देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें ना बहुत अच्छे-अच्छे मेडिटेशन की टेक्निक्स भी दी गई है। तो फिर से मेरा मन किया और फिर से एक दीपक जला के और मेरा मेडिटेशन फिर शुरू हो गया। तो कभी-कभी शुरू हो जाता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, और बाकी आपको पता ही है, जब जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं तो वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। वो तो इनफैक्ट 3-3 आवर्स का मेडिटेशन हो जाता है। जी, जी। तो ऐसा नहीं है, मेरा बहुत अच्छा नियम है। फिर मैंने विपश्यना भी किया था, तो आके कुछ दिन उसको कंटिन्यू किया, फिर डिसकंटिन्यू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मैंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया है, लेकिन शायद जब मुझे ज़रूरत होती, मुझे आइडिया हो जाता है कि अब बैठ जाओ, अब कर लो, देन फिर मैं कर लेती हूँ। और एक तरह से गाइडेड मेडिटेशन हम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के मेडिटेशन हम कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन के भी बहुत, आप तो अच्छे से जानते हो, बहुत लेवल है। एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाएँगे तो समाधि तक जा सकते हैं। जी। अचीव कर सकते हो। लेकिन जब हम बिल्कुल शुरू होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गाइडेड मेडिटेशन करिए। आप जो क्लास चलाते हैं उसको अटेंड कर लीजिए, और अपने और भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग भी चलाते हैं, मैम का भी यूट्यूब पे चैनल है। कोई भी आप अटेंड करके बिगिनिंग से स्टार्ट हुई है ना। आप चाहें तो आपको रास्ते तो बहुत मिल जाते हैं। आपको बिल्कुल, मटेरियल आजकल आज यूट्यूब पर सिखाने सब वाले, जगह है। लेकिन हाँ, आपने जो सबसे सुंदर बात कही कि उसकी कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंट है। और जी, दूसरी बात है कि आपने उसको सीख लिया, और उसको सीखने के बाद आप उसको रोज नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने उसको रखा हुआ है संभाल करके कि जब जरूरत पड़ेगी एक तब मैं उसको रिचार्ज के एक लिए इस्तेमाल एक कर लूंगी। एक और तरीका भी है, जैसे इन दिनों मेरे क्या है, इन दिनों मेरा मंत्र जपा बहुत चल रहा है। जी। वो भी मैं समझ में आ रहा है कि वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। जी। आप जब किसी मंत्र की एक माला करते हैं, आपको 10 मिनट लगते हैं, कम से कम। चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र ले लो, चाहे आप धन्वंतरी मंत्र ले लो, या कोई भी और ऐसा ही मंत्र ले लो, कम से कम 10 मिनट आपको लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ध्यान भटकता है, आपको यूँ ऊपर जाना है, ये मंत्र जप है, ठीक है? मेडिटेशन में भी हमारा ध्यान भटकता है, बिकॉज़ हमारा मन तो एक, स्वामी विवेकानंद ने बताया, मंकी मंकी टाइप है। तो मंकी जंपिंग करता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। लेकिन मंत्र जपा में क्या होता है, जब आप एक ही मंत्र जप रहे हैं, तो आपको बाकी ब्रांचेज़ हटा दी जाती हैं, आपके पास एक ही ट्री है। और अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि आप ऊपर ही जाना है, इधर-उधर जा नहीं सकते, तो सीधे ऊपर जाना है। तो जो लोग सीधे मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो मंत्र जपा के 2 मीनिंग है, 2 फ़ायदे हैं। एक तो ऑलरेडी एक मंत्र बोलने के भी हमको फ़ायदे होंगे, और दूसरा थोड़ा फ़ोकस करने में, थोड़ा ऐसा नहीं है कि पूरे 10 मिनट में मेरा ध्यान एक ही मंत्र में लगा रहे, आज भी नहीं लगा रहे। बीच में 4 बार, 5 बार ध्यान इधर-उधर जाएगा। लेकिन जी। पता लग जाता है, ओके, ध्यान को वापस लाओ, और फिर मैं वो जो माला गिन रही होती हूँ, तो वो मंत्र मैं रिपीट करती हूँ। तो इस तरीके से कोशिश जी। करते जी। चाहिए। बिल्कुल। परफेक्शन जब आएगा, आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना। तो ये भी एक 10 मिनट का एक तरीके से मेडिटेशन सॉर्ट ही हो जाता है। हाँ, थोड़ा अलग है,
मगर ये एक सीढ़ी हो सकती है मेडिटेशन की जो तरफ। अलग अलग तरीके हैं, आप जो तरीका आपको सबसे कंफर्टेबल लगे, लेकिन शुरुआत करना है और उसको कंटिन्यू रखना है, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जी। आपसे बात करने में समय का पता ही नहीं चला और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा की तरह आपसे डिस्कस करने को मिली। मैं चाहती हूँ कि फिर भी एंड में जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, सुन रहे हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो आपके लिए इस वक्त जो है वो एक अ, मंत्र जैसी हो गई है, जिसको कह सकते हैं कि आप जीवन का आधार है, जो आपको ग्राउंडेड एंड रूटेड रखने के लिए प्रेरणा दे रही है इस वक्त। तो ऐसी कोई चीज जो आम आदमी भी अपने जीवन में डाल सके, प्लीज। हाँ जी। इसके लिए मैं बोलूँगी कि मेरा काम करने का तरीका हमेशा से ही अलग रहा है, ठीक है? जैसे मैं स्कूल में टीचिंग भी जॉब करती थी, तो कुछ लोगों की आदत होती है, काम करते कम हैं, शो ज़्यादा जाके दिखाते। वो मेरा नेचर नहीं था। तो कभी बड़े सीनियर टीचर से ऐसे फ्रेंडली बातें भी होती थी, तो वो बोलते थे कि व्हाई डोंट यू शो इट टू देम एंड ऐसा कुछ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं, मेरा काम बोलना चाहिए। तो इसमें मेरा एक कोट है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। ओ हो, वेरी। सिंपल, आप काम करते रहिए, आप क्यों बोलो, आपका काम बोलना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट है मेरे लिए। उसके अलावा एक दूसरा मुझे बहुत जो आजकल भगवत गीता और ये सब चल रहा है, तो उसमें बहुत क्लैरिटी मिलती है कि हम में डूअरशिप, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमको खुद को अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्जुन जो है वो उनको तीर से एक पानी में देख के मछली के आंख पे तीर मछली क्या, चला, जी। तो उनको कृष्ण जी ने कुछ आदेश दिए कि ऐसे ऐसे से कर लेना। तो अर्जुन जी कहते हैं कि ऐसा क्या, मैं सब कुछ ही मैं करूंगा तो आप क्या करो। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि मैं वो जो पानी है ना जिसमें मछली की परछाई आपको दिखेगी, मैं उस पानी को स्टेबल रख। तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि हम जो सोचे, अगर सपोज वो पानी स्टेबल नहीं होता तो अर्जुन कितनी भी कोशिश कर लेता, वो सही जगह तीर ही नहीं लगा सकता। जी इसी तरीके से हमें कर्ता होने का घमंड नहीं करना चाहिए। जब भगवान हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल करेंगे, उस पानी को स्टेबल करेंगे, तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। हमें काम तो करता ही रहना चाहिए, लेकिन काम करने का घमंड नहीं करना चाहिए। रिजल्ट तभी मिलेगा जब भगवान चाहेंगे और हमारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। और कर्तापन का एहसास नहीं होने से हमें अहम नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा, प्राइड नहीं आएगा, और हम ज्यादा रूटेड होंगे। एक ठीक इसी तरह से जब, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में भी ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है, ये साइंस एक तरफ है, और आपकी फ्री विल आपके पास है। हम्म, आप हम अगर हम जाएं हिंदी के पुराने हमारे साहित्य में, तो हमको मिलेगा कि अपने डिटर्मिनेशन से लोगों ने फ्यूचर बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, सत्यवान और सावित्री की कहानी सबने सुनी, जी और सत्यवान की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये सावित्री की इंटेलेक्चुअल था, उसका पीस ऑफ माइंड था, उसकी इतनी, उसमें भी उसकी कामनेस थी, जिससे उसने वापस सत्यवान को बचा लिया। तो और एक लास्ट में मैं, ये मेरा रहता है कि यही कहूंगी कि बी हम्बल, रिमेन टीचेबल। हम जिंदगी में पूरी जिंदगी भी पढ़ें तो भी इतना अथाह सागर है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सागर है, वैसे दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को। जब तक आप अपना कप एम्प्टी नहीं रखेंगे, कोई उसमें कैसे डालेगा कैसे। डाल नहीं सकते। ठीक है, तो हमें हम्बल रहना चाहिए, और ट्रू ह्यूमिलिटी वही है, आपको
चाहे जितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आप यू शुड रिमेन टीचेबल। आपको लोग पढ़ा सकें, आप उनसे ज्ञान ले सकें, इतनी ह्यूमिलिटी आप में ज़रूर रहनी चाहिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी, आज आपसे बात करके और आपके थैंक यू लाइफ स्वाति। के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। मैंने ये इसीलिए शुरू किया कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ऋषि मुनि ही हैं जो कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी मेहनत का काम लगता है। आप जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाके या अपनी सोच को थोड़ा सा सही दिशा में यदि आप लेकर के जाते हैं, तो आपके कुंडलिनी चक्र सभी कुछ बहुत जागृत अवस्था में रह सकते हैं, और आप बहुत समाज के लिए उपयोगी जीवन जी सकते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए बहुत खूबसूरत जीवन बना सकते हैं। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाने से, या जो कुछ हो रहा है परिस्थितियों से डर करके और हताश हो जाने से आपके अंदर कुछ कुंडलिनी नया चमत्कार नहीं कर पाएगी। चमत्कार आप ही को करना पड़ेगा। What a beautiful insights you have given. Wonderful. I think जो सभी हम लोगों का इंटरव्यू देखेंगे, they will learn a lot from you. और आपकी कामनेस जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज मैग्नेटिक। आई ऑलवेज, मुझे लगता है कि मुझे आपके जितना धीरे धीरे बोलने की आदत लगानी चाहिए। बट यू नो माय चक्र टाइप इज, एवरी चक्र टाइप इज आल्सो डिफरेंट। डिफरेंट। एंड जो मेरा एक्टिव चक्र है, शायद वो रूट चक्र नहीं है, तभी मेरे में इतना वाणी में भी ठहराव नहीं देखने के लिए मिलता है। सो वंडरफुल, एवरी चक्र पर्सनैलिटी इज डिफरेंट and unique, and there are so many to learn from each one of us. Thank you very much. थैंक यू स्वाति जी, इतना अच्छा मुझे मौका देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और आपने मुझ में ये गुण देखे जिनसे शायद मैं भी अनजान थी, लेकिन इतना अच्छा नजरिया रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much. And so this was a wonderful session, and tomorrow we will have the Swadhishthan Chakra with yet another beautiful personality discussing their lives, their views with us. So stay tuned.